नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि आपका रीट का पेपर कैसा हुआ है। क्या किसी के 60% से कम अंक तो नहीं आ रहे हैं। सब खुशखबरी सुनाना, क्योंकि मैंने आपको संस्कृत में बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था और आपकी राजस्थान जीके भी मैं बता दी थी आपको। कुंजल क्लासेज पर पढ़ सकते हो और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को माँ सरस्वती आशीर्वाद दे और सभी बच्चों की 60% से ऊपर ही अंक आए, कम किसी के नहीं आने चाहिए। और आप अब अपना एक टारगेट ले लो, चाहे रीट मेंस, चाहे फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, आपको जो करना है एक टारगेट ले लो आप कि मुझे यही करना है। तो आप तीनों के पीछे तो मत भागना, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, मैं यही करूँगा, ठीक है ना। तो आपको ये क्लासें सभी के लिए उपयोगी, ये तो रीट मेंस के लिए भी है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए ये उपयोगी है ना। तो आप एग्ज़ाम दे के फ्री हो जाओ और आराम से फिर अब क्लासें ढंग से देखना, ढंग से नोट्स बनाना और ढंग से अपना प्रतिक्रिया देना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज हम बात करेंगे वर्दी संधि के अपवादों की, है ना, यानी सप्तविषयी वर्दी। इनको सप्तविषयी वर्दी के नाम से जाना जाता है। ये सप्तविषयी वर्दी क्या है? ये इसमें 7 सूत्र है जो गुण संधि का कार्य इसमें होता है, लेकिन गुण संधि नहीं होकर वहाँ आपको वर्दी संधि होगी। कार्य तो गुण संधि जैसा दिखता है, लेकिन गुण संधि नहीं होकर वहाँ वर्दी संधि होगी, है ना। तो वो कौन कौन से सूत्र है, इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखो, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहना, मैं इतना दावा करती हूँ कि आपको अन्य बच्चों से पिछड़ने नहीं दूंगी। सभी क्लासें रेगुलर मिलेगी आपको। ये नहीं है कि बीच में नोट्स बनवा रही हूँ, बीच में क्लासें दूंगी छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं होगा। क्लास आएगी, बिल्कुल रेगुलर आएगी, है ना। तो आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, रेगुलरिटी के साथ देखना है, साथ के साथ में नोट्स बनाना है और साथ के साथ समझते हुए याद करते हुए चलना है। तो फिर देखना आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब देखो, पहला सूत्र है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम यानी अक्ष, इसको टुकड़ा करो तो देख लो, अक्षाद, इसका टुकड़ा हो जाएगा अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम। उपसंख्यानम ये इसका टुकड़ा हो जाएगा ना, ऐसा अक्षाद उहिन्याम उपसंख्यानम, इसको हम तोड़ देंगे, ठीक है। अब इसका अर्थ समझो कि अक्ष के बाद, यानी अक्ष शब्द के बाद, शब्द भी लिख लो यहाँ पे, अक्ष शब्द के बाद उन्हीं शब्द के होने पर गुण का खंडन करके वर्दी कार्य होगा। अब देखो, ये कंडीशन हमें गुण संधि में दिखाई देती थी कि प्लस के पहले ए या आ और बाद में छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, ये कंडीशन गुण संधि की है। लेकिन ये गुण का खंडन करके वर्दी कार्य करता है ना। तो अब यहाँ पे ए और इधर ऊ, कंडीशन तो ओ होनी चाहिए, लेकिन इसका खंडन करके इसको औ आदेश होता है, औ, है ना। और फिर रूप बनता है अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, है ना। अब ये निकोणी आदेश होता है, ये मैं आपको कल ढंग से बता दूंगी, और है ना कि नैकोण आदेश कहाँ कहाँ होता है ना। ये वैसे तो बताया हुआ है आपको, इत संज्ञा पढ़ाई थी तब ये बताया हुआ है कि कहाँ नैकोण होता है। तो इत संज्ञा वाली, इससे पहले जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है, वहाँ पे इत संज्ञा करवाई हुई है, तो उसको पढ़ना आप। उसको आपको अगर वहाँ पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ नैकोण आदेश होता है। तो अटक पुआंग नुम व्या अपे, इस सूत्र से नैकोण आदेश होता है और अक्षौहिणी रूप बनता है, ठीक है। अगला सूत्र है उपसर्गा धृति धाताऊ। अब इसका अर्थ समझो, अवर्णांत उपसर्ग, टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। लेकिन अवर्णांत उपसर्ग कौन कौन से हैं? 6 उपसर्ग ही अवर्णांत होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। तो 6 उपसर्ग कौन से हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लो कि 6 उपसर्ग अवर्णांत है। कौन कौन से? प्र, उप, अप,
अव, परा और आंग। ये 6 सूत्र अवर्णांत होते हैं, प्र, उप, अप, औ, परा, आंग, है ना। तो के आगे ऋस्व री के से प्रारंभ होने वाला धातु रूप होने पर आर वृद्धि एकादेश होगा। ए या आ हो प्लस बाद में री हो, ए या आ हो और फिर री हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, आर वृद्धि होती है, आर वृद्धि एकादेश होता है। देखो अब समझना, उप प्लस रिच्छति, अब अवर्णांत उपसर्ग हो और प्लस के बाद में री होनी चाहिए, केवल और केवल री होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे री, तो दोनों के स्थान पर अर होना चाहिए। वैसे तो गुण की कंडीशन में देखें तो यहाँ पे गुण कार्य हो रहा है, तो फिर ए और री के स्थान पर अर होता है ना। लेकिन गुण का खंडन करके ये वृद्धि होगी और यहाँ पे आर आदेश होगा और आर होके उपारिच्छति ये रूप बनेगा। फिर आगे है प्र प्लस ऋणोति, प्र प्लस ऋणोति, इसमें अवर्णांत उपसर्ग तो ए, इधर री, तो दोनों के स्थान पर आर और क्या रूप बनेगा, प्राणोति। फिर आगे है प्री प्लस रिच्छति, इधर ए और इधर री, है ना। तो दोनों के स्थान पर आर होकर क्या बनेगा, प्रार्छति, है ना। तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग 6 है, प्र, अप, उप, औ, परा और आंग, 6 उपसर्ग हैं। तो इनके बाद में, इन 6 उपसर्गों के बाद में री हो तो आर आदेश हो जाता है, बस यही इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है रीते च तृतीया समासे, यानी तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग होने पर, इस चीज को अच्छे से समझना कि तृतीया तत्पुरुष समास का प्रसंग होने पर अवर्ण ए या आ के बाद में रित शब्द के होने पर ए या आ हो, फिर बाद में री हो, तो आर वृद्धि एकादेश होगा। देखो सुकेन रीत है ना, तो इसमें सुखेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया, है ना। तो अब देखो सुख प्लस रीत है, तृतीय विभक्ति का प्रसंग आ गया, तो सुख प्लस रीत है, यहाँ ए और यहाँ पे री, ए और री मिलकर क्या बन रहा है, आर, तो क्या रूप बनेगा, सुकार्त है। इम्पोर्टेंट है ये, इनको याद रखना। जो सप्त विषयी वृद्धि है या अपवाद है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिर दुखेन रीत है, यानी इसमें तृतीय विभक्ति है, तो दुख प्लस रीत, तो क्या रूप बनेगा, दुखार्त है। अब एक नोट इम्पोर्टेंट है, इसका अपवाद है, यानी रीते च तृतीया समास है, इसका अपवाद है नोट, एक नोट लेना, परम प्लस रीत, इस अर्थ में क्रमधारीय समास होकर परम मर्त रूप ही बनेगा, जैसे परम प्लस रीत है ना। तो इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि ही इसमें होगी, परम प्लस ए प्लस री, दोनों मिलकर इसमें वृद्धि संधि हो रही थी। लेकिन जो परम रीत है ये शब्द है, इसमें क्रमधारीय समास होकर परमर्थ रूप ही बनेगा, इस शब्द को विशेष ध्यान में रखना। फिर एक नोट और ले लो, दूसरा नोट है पीड़ित अर्थ वाले आर्त शब्द का प्रयोग होने पर, यानी पीड़ित शब्द वाले आर्त, ये आर्त शब्द का प्रयोग होने पर यथा प्राप्त सवर्ण दीर्घ कार्य होगा। अगर ए या आ के बाद में री नहीं होकर आर्त शब्द आए तो फिर इसमें यथा प्राप्त दीर्घ संधि ही होगी। तो इसमें ए है मैं में और यहाँ पे आ, तो दोनों मिलकर क्या रूप बनेगा, आ, तो क्या बनेगा, सर्मार्थ है। फिर है क्रीड़ा प्लस आर्थ, यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, तो आ इधर भी आ, तो आ होके क्या बनेगा, आ, तो क्या रूप बनेगा, क्रीडार्थ है। फिर है पिपासा आर्थ, इधर भी आ
इधर भी आ, दोनों होकर क्या रूप बनेगा आ, और क्या रूप बनेगा पिपासार्थ है ना। तो ये दो नोट है, इनका विशेष ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर कोई ये चीज़ें नहीं बताते हैं आपको, है ना, इतना डीप कोई नहीं जाता है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है एत्येदत्योर्सु। कौन सा है? एत्येदत्योर्सु। इसमें है ए वर्ण, ए आ के बाद इन धातु तथा एद धातु का एजादी, यानी ए या आ वर्णांत उपसर्ग हो और बाद में ए ओ आई औ हो या ऊह शब्द हो। अगर ये शब्द हो तो वृद्धि एकादेश होता है, ठीक है ना। यानी ए या आ वर्णांत उपसर्ग हो। 6 बताई थी, याद आ गए होंगे आपको, प्र उ औ अप परा आंग, ये 6 उपसर्ग है ए या आ वर्णांत। इनके बाद में ए ओ आई औ और ऊह शब्द के होने पर वृद्धि एकादेश होगा। अब देखो उप प्लस एति, तो इसमें ए है और इधर ए है, तो दोनों मिलकर आई आदेश होगा, ठीक है ना। तो उपायती ये रूप बनेगा। प्र इधर ए, तो ए और ए तो दोनों होकर आई रूप बनेगा, तो प्रायदते। औ प्लस ए तक ए और ए होकर आई रूप बनेगा और आदेतक रूप बनेगा। फिर है पृष्ठ प्लस उ है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे उ है ना, उ है शब्द, तो दोनों के स्थान पर औ आदेश होगा। फिर बाहर प्लस उ है, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे उ, तो दोनों मिलकर औ आदेश होगा और बाहर औ रूप बनेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला सूत्र है स्वादिरेणो, यानी स्व के बाद ईर इरिन, ईर और इरिन शब्द के होने पर गुण का खंडन करके वृद्धि कार्य होगा। यानी स्व के बाद में ईर या इरिन शब्द हो तो गुण का खंडन करके वृद्धि कार्य होता है। तो स्व प्लस ईर है ना, तो ए प्लस ई, ए होना चाहिए, लेकिन इस सूत्र से आई आदेश होगा और स्वायरह रूप बनेगा। इसी प्रकार स्व प्लस ईरी है ना, तो ए और इधर दीर्घ ई दोनों मिलकर आयर बनेगा और स्वायरी ये रूप बनेगा। फिर है स्व प्लस ईरिणी है ना, तो इधर ए और दीर्घ ई दोनों मिलकर आई आदेश होगा और स्वायरिणी ये रूप बनेगा, है ना। तो बस आपको सीधा सीधा अगर आपको सूत्र याद है ढंग से तो बस सूत्र में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको अच्छे से सूत्र और इसका अर्थ समझना पड़ेगा। फिर है, अब इसमें और एग्जाम्पल नहीं आएंगे, और उदाहरण देखने को आपको नहीं मिलेंगे, है ना, कि और मन से उदाहरण बना के जैसे आप और संधियों में कर सकते हो, लेकिन इन जो अपवाद है इनमें ऐसा नहीं हो सकता। इनमें जो सूत्र में लिखा है स्वादि रेरिनो, तो स्व के बाद में ईर और इरिन हो तो ये आदेश होगा, है ना। अब जैसे प्रादु होडो ढे शेष येसु ये सूत्र है, तो इसमें यह है कि प्र के बाद में ऊ है, ऊड, ऊडी, एस और एश ये 5 शब्द हो तो वृद्धि एकादेश होगा, है ना। प्र दिखेगा, बाद में ऊ है, ऊड, ऊडी, एस और एश इनमें से कोई सा एक शब्द दिखेगा तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। जैसे प्र प्लस ऊ है ना, प्र प्लस ऊ है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ऊ है ना, तो दोनों के स्थान पर आउ आदेश हो जाएगा, है ना, आउ, तो प्राउ है, प्राउ है ये रूप बनेगा। फिर है इधर ए यानी प्र में ए है ना, और इधर ऊ तो औ रूप बनेगा और क्या बनेगा, प्राउड है ना। प्र में ए मिला हुआ है, व्यंजन हमेशा आधा होता है, स्वर हमेशा पूरा होता है, ठीक है। आधे व्यंजन में स्वर मिलता है तभी ही वो पूरा रूप बन पाता है। इधर प्र है और इधर एश, तो ए प्लस ए दोनों मिलकर आइश
आई आदेश होगा और प्रायशः ये रूप बनेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनमें जो सूत्र में जो दिया हुआ है वो ही उदाहरण बनेंगे, अन्य उदाहरण नहीं बन सकते, है ना। तो ये बहुत इजी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला सूत्र है प्र वत्सतर कम्बल वशन दश और ऋण शब्द के आगे ऋण शब्द होने पर ए और री दोनों के स्थान पर आर वृद्धि होगी, है ना। अब इसको समझना, प्र वत्सतर कम्बल वशन दश और ऋण प्लस के पहले हो और प्लस के बाद में ऋण शब्द हो तो इनके स्थान पर ए और री के स्थान पर आर वृद्धि होगी। देखो अब इसका उदाहरण कि प्र प्लस ऋण, तो इसमें प्र में ए है और इधर री, तो दोनों मिलकर आर बनेगा और प्राणम रूप बनेगा। वत्सतर इधर ऋण, इधर ए है और इसमें री, तो दोनों मिलकर आर, है ना। तो क्या रूप बनेगा, वत्सतारणम, है ना। ये तो बनाना आता है ना आपको, मैं पहले बता दी, अब एक बार और समझ लो आप अगर नहीं समझ में आता है तो, क्योंकि ये रे आधा हो जाएगा, ये री गायब हो जाएगा और फिर आर आधा रे जो न के ऊपर चला जाएगा, है ना। ठीक है। फिर है कंबल प्लस ऋण, है ना, ऋणम, ऋणम या ऋण दोनों में से कोई भी एक ही बात है ना। तो ए और री आर तो कम्बलारणम, ऋण प्लस ऋणम तो ए प्लस री आर और ऋणा ऋणम। फिर 10 प्लस ऋण तो दसारण है, वशन प्लस ऋण तो वशनारणम, है ना। तो आपको जो सूत्र में दिए हुए हैं वो ही शब्द यूज में आएंगे इसमें। अब उस और में तो आप अन्य उदाहरण भी आ सकते थे, है ना, लेकिन इसमें मन से ना तो उदाहरण बना सकते हो ना ही बना हुआ इसमें उदाहरण आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।